आधुनिक खगोल शास्त्र में सबसे अहम खोज 1930 में हुई थी। अमेरिकी खगोलविद एडविन हबल ने पहली बार वैज्ञानिक व्याख्या के साथ ये बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने अपने पर्यवेक्षण में ये पाया कि हमसे काफी दूर आकाशगंगाएं समय के साथ गतिशील हैं। इस व्याख्या ने उस पुराने विचार को तोड़ दिया जिसमें कहा गया था कि ब्रह्मांड स्थिर है। मुंबई स्थित होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान अनुबंधक प्राध्यापक आभास मित्रा ने कहा, ब्रह्मांड का विस्तार की गणितीय संरचना पहली बार रूस के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्रीडमन ने 1924 में दी थी। वहीं ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी नियम का विचार सूत्र पहली बार 1927 में बेल्जियन कैथोलिक पादरी जॉर्ज लैमेत्रे ने किया था। इसीलिए ब्रह्मांड संबंधी नियम को हबल और लैमेत्रे के नाम से जाना जाता है। लैमेत्रे ने ये महसूस किया था कि ब्रह्मांड सिर्फ वर्तमान युग में ही नहीं विस्तारित हो रहा है, बल्कि इसका विस्तार हमेशा से हुआ था। ऐसे में ब्रह्मांड का जन्म एक प्रचलित परमाणु अथवा एक ब्रह्मांडीय अंडे के विस्फोट से हुआ और जिसके कारण आकाशगंगाओं और तारों का उदय हुआ होगा। उन्होंने बताया कि इस सोच के बाद ही लैमेत्रे ब्रह्मांड के प्रारंभ के नतीजे पर पहुंचे, जिसे हम आज महाविस्फोट यानी बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बिग बैंग नाम का पहली बार इस्तेमाल ब्रिटेन के भौतिकविद फ्रेड हॉयल ने किया था। 1949 में एक रेडियो कार्यक्रम के दौरान फ्रेड ने इस नाम का इस्तेमाल तिरस्कार के भाव से किया था। वो इस सिद्धांत से सहमत नहीं थे। बहरहाल भौतिकविदों ने बिग बैंग सिद्धांत का निर्माण किया और उसका सार निकाला कि वो स्थान जहां से ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ, उस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहां पर घनत्व और गुरुत्व दोनों अनंत हैं। मित्रा कहते हैं, हालांकि बिग बैंग यानी महाविस्फोट सामान्य नज़र वाले विस्फोट से अलग है। ये किसी एक बिंदु पर नहीं हुआ, बल्कि ब्रह्मांड की हर जगह ही एक बिंदु थी और सभी जगह एक साथ विस्फोट उठा था। इसके छोटे कण किसी बाहरी क्षेत्र में छितराए हुए नहीं थे या कि ये किसी कमरे में एक बिंदु पर हुए विस्फोट जैसा नहीं था। बिग बैंग के 1 सेकंड के पहले अंश में ही ब्रह्मांड का विस्तार असाधारण दर से हुआ। आश्चर्य से भर देने वाले बेहद छोटे से पल में ब्रह्मांड परमाणु के नाभिक से शुरू होकर रेत के कण के आकार तक पहुंचा। ये प्रक्रिया कॉस्मिक इन्फ्लेशन थी। जब विस्तार मंद हुआ तो वो ताकतें जो इस विस्तार का कारण थी, संभावित तौर पर वे पदार्थ और ऊर्जा में बदलकर ब्रह्मांड में भर गई। याद रखिए, इन्फ्लेशन ही वो कारण है जिससे ब्रह्मांड और CMB सभी दिशाओं में एक समान है। शुरुआती अवस्था में ब्रह्मांड बेहद गर्म, सघन और उप परमाणुविक कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना था। जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ये सारे कण एक साथ जुड़े और इन्होंने पहले परमाणु का निर्माण किया, जिसमें अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम थे। ब्रह्मांड में विशेष तौर पर तारों में अब भी सबसे ज़्यादा यही पदार्थ है, क्योंकि तारे की चमक का राज हाइड्रोजन और हीलियम ही है। तारे ब्रह्मांड के इसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके चमकते हैं। सितारों का जन्म बिग बैंग के 40 करोड़ यानी 400 मिलियन वर्ष बाद हुआ था। वहीं आकाशगंगाएं 1 अरब वर्षों के बाद आईं और सौर प्रणाली 8.7 अरब वर्षों के बाद बनी। ब्रह्मांड की कहानी में मनुष्य हाल ही में आया है। मानव का पूरा इतिहास केवल ब्रह्मांडीय काल पर एक छोटी सी बिंदी के रूप में दर्शाया जा सकता है। फिर भी मानव जाति ने पिछले कुछ 100 वर्षों में ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ ज्ञान इकट्ठा किया है, लेकिन वो सभी ज्ञान ब्रह्मांड के 5% की प्रकृति के बारे में ही बताते हैं। ब्रह्मांड की शेष प्रकृति पूरी तरह से मानवता के लिए अज्ञात है या फिर अंधेरे में है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञानी अब्राहम लोएब ने डाउन टू अर्थ को बताया, ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा है और इसकी प्रकृति हमें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर नामक पदार्थ के कारण समझ में नहीं आती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 68% ब्रह्मांड डार्क एनर्जी से बना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये मत था कि ब्रह्मांड स्थिर है, ये न ही विस्तारित हो रहा है और न ही सिकुड़ रहा है। वो एक कांस्टेंट के साथ आए थे जिसे वैक्यूम की ऊर्जा के रूप में भी वर्णित किया गया है। 1930 ही वो वर्ष था जब आइंस्टाइन और हबल के बीच पहली मुलाकात हुई थी। वहीं आइंस्टाइन ने यह स्वीकार किया कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ब्रह्मांड विस्तार की बात को उन्होंने बाद में स्वीकार किया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क एनर्जी और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट एक ही इकाई के 2 अलग-अलग भाव हैं। आकाशगंगाओं के समूहों की गति और पूरे ब्रह्मांड की संरचना को वृहद पैमाने पर समझाने के लिए डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बेहद जरूरी है, जबकि छोटे पैमाने पर यानी पृथ्वी या किसी भी सार्थक तरीके से मनुष्यों की उत्पत्ति और विकास की गति को प्रभावित करने के लिए डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बेहद कम है। अब्राहम लोएब ने कहा, ब्रह्मांड के विस्तार की संबंधी CMB की माप और एडम रीज की माप विसंगति एक नई भौतिकी की ओर इशारा कर रही है।
बिग बैंग के 4 लाख वर्ष बाद पैदा हुई सीएमबी से लेकर आज तक की समय अवधि के बीच में यदि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का कोई अप्रत्याशित व्यवहार है तो इस बारे में हम अभी नहीं जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ आभास मित्रा ब्रह्मांड के विस्तार वाले बिग बैंग सिद्धांत को नकारते हैं। उनका कहना है कि बिग बैंग मॉडल की बुनियाद ठीक नहीं है, क्योंकि बीते 2 दशक से हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसे कहा जा सके कि डार्क एनर्जी नाम की कोई चीज़ है। वहीं दूसरा कारण है कि डार्क मैटर को लेकर भी हमारे पास अब तक कोई सबूत नहीं है। तीसरी बात यह है कि हो सकता है ये दोनों न मौजूद हों। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के तहत ब्रह्मांड की एकरूपता में भी कई बड़े टूट मौजूद हैं। दरअसल ब्रह्मांड की शुरुआत के लिए बिग बैंग का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक इन्फ्लेशन यानी नाभिक से रेत के कण आकार तक का शुरुआती ब्रह्मांड को मानते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि वृहद पैमाने पर ब्रह्मांड को देखा जाए तो उसकी एकरूपता टूटी हुई नहीं है। जहां भी ये एकरूपता टूटी हुई प्रतीत होती है वो नकारने योग्य है, जबकि बिग बैंग की थ्योरी पर सवाल उठाने वाले वैज्ञानिक इसी पर जोर देते हैं कि यदि ब्रह्मांड की शुरुआत में इन्फ्लेशन होता तो उसकी एकरूपता कहीं नहीं टूटती। बिग बैंग के अस्तित्व पर वैज्ञानिकों के दोनों धड़ों की बहस इस एक बिंदु पर भी जारी है। आभास मित्रा कहते हैं कि कई अध्ययन ये बताते हैं कि वास्तविक ब्रह्मांड बड़े पैमाने पर विसंगति भरा है। ये बिग बैंग मॉडल के मूल मान्यता के विपरीत है। ऐसे में ये अवलोकित हुए ब्रह्मांड का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, न ही ये व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। यदि ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा है तो इसका भविष्य क्या है? वैसे ये मानवता के भविष्य के लिए कई निहितार्थों के साथ एक ठंडा अंधकार और पृथक स्थान बनने जा रहा है। कुछ अरब वर्षों में मिल्की वे आकाशगंगा अपने एक पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से टकराएगी। सबसे पहले ये नए तारों का गठन केंद्र या नेबुला पैदा करेगी और इसकी वजह से पृथ्वी के रात के आकाश में बहुत अधिक सितारे होंगे। यदि कोई भी मनुष्य या अन्य बुद्धिमान प्रजातियां उस समय तक जीवित बची रहती हैं, लेकिन समय के साथ सभी नए नेबुला की सक्रियता कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप मौजूदा तारे खुद ब खुद मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें जीवित रखे रहने का ईंधन या कच्चा माल हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाएगा। ये सब होने से बहुत पहले पृथ्वी मरते हुए सूर्य के जरिए निगल ली जाएगी। ये सूर्य विस्तारित होकर एक लाल दानव तारे में बदल जाएगा। हर तारा जब मरने को होता है तो वो काफ़ी हद तक फैलता है और फिर उसमें सुपरनोवा जैसा विस्फोट होता है। ये भी एक संभावना है कि सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच में कोई क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड अपने पथ से भटककर पृथ्वी से टकरा जाए। इसका मतलब होगा कि पृथ्वी पर जीवन और मानवता खत्म हो जाए। बचने की एक ही संभावना है कि मनुष्य ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत किसी और सुरक्षित और जीवन वाले सौर ग्रह को खोजकर उसे अपना डेरा और ठिकाना बना ले। ये सभी परिस्थितियां अनुमान भर हैं और भी अलग तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं। भविष्य के बारे में अधिक से अधिक जाना जा सकता है अगर मनुष्य इस सवाल का जवाब दे कि ब्रह्मांड आखिर क्यों मौजूद है और इसका उद्देश्य क्या है। कई प्राचीन सभ्यताओं और आधुनिक धर्मों ने ब्रह्मांड का मकसद बताया है। हमारे पूर्वज अपनी अपनी समझ से इस सवाल से जूझते रहे हैं। ज्यादातर पुरानी समझ मिथक आदि के मुताबिक ब्रह्मांड निर्माता भगवान है, इसीलिए ब्रह्मांड और मनुष्य के होने का भी एक निश्चित मकसद है। मिसाल के तौर पर केंद्रीय अफ्रीका के प्राचीन समूह बोशांगों की मान्यता थी कि सबसे पहले केवल अंधेरा, पानी और महान देवता बुम्बा थे। एक दिन बुम्बा के पेट में दर्द हुआ और उन्होंने उल्टी करते हुए सूर्य को जन्म दिया। सूर्य ने कुछ पानी सुखा दिया, इससे जमीनें तैयार हुईं और बाद में चंद्रमा, तारे, जानवर भी बुम्बा ने उल्टी के जरिए निकाले। सबसे अंत में उसने इंसान को पैदा किया। लेकिन इन मिथकों से विज्ञान का तरीका और दृष्टि बिल्कुल अलग है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों है, ये सवाल सबसे कठिन है और अधिकांश वैज्ञानिकों ने इसे छोड़ दिया है। जॉन व्हीलर 20वीं शताब्दी के साहसिक भौतिकविद हैं और वे आइंस्टाइन और नील बोर के सहयोगी रहे हैं। वे कुछ रास्ते सुझाते हैं जिससे ब्रह्मांड से जुड़े सवालों की गुत्थी शायद सुलझाई जा सकती है। व्हीलर ब्रह्मांड की क्वांटम दुनिया का निर्माण करने वाले मौलिक कणों की बात करते हैं। वे मानते हैं कि वस्तुनिष्ठ विज्ञान और मानव की चेतना के बीच कोई रास्ता निकल सकता है। मनुष्य जितना अपनी सोच, फिर पर्यवेक्षण और प्रयोग से ब्रह्मांड को जान पाया है, दरअसल उसने उतना ब्रह्मांड बना लिया है। अब भविष्य में वो अपनी चेतना और विज्ञान के सहारे जितना ब्रह्मांड के बारे में जानेगा, वो भविष्य में ज्ञात होने वाला ब्रह्मांड होगा। व्हीलर कहते हैं कि प्रयोग के जरिए बाहर आने वाला परिणाम इस पर निर्भर करता है कि पर्यवेक्षण तंत्र का सेटअप कैसे किया गया है। व्हीलर के दिमाग की ये परिकल्पना है कि आकाशगंगा एक बड़े लेंस हैं जो प्रकाश को भी तिरछा कर देते हैं। वे मानते हैं कि दरअसल आपका पर्यवेक्षण प्रयोग को प्रभावित करता है। बाद में एक वास्तविक प्रयोग के जरिए ये सत्य पाया गया।
2002 में डिस्कवर मैगजीन में व्हीलर कहते हैं कि हमारा पर्यवेक्षण असल में भौतिक रूप में सच में बदल जाता है। हम सिर्फ किसी ब्रह्मांडीय स्थिति पर साधारण आसपास नहीं खड़े हैं, हम इसके निर्माता और रचनाकार भी हैं। हम एक साझेदारी वाले ब्रह्मांड के साथ रह रहे हैं। इसीलिए मानव चेतना की प्रकृति को सही से जाने बिना ये पूरी तरह से असंभव है कि हम ब्रह्मांड के सही रहस्य को भी समझ जाएं। शायद मानव दिमाग की कार्यप्रणाली की समझ यूनिवर्स की 95% अंधकार के बारे में हमें कुछ बता पाए।